Hi everyone, good evening. My name is Mayur and I'm your mentor for GK and current affairs. We are continuing our series जहाँ पे हम इस वीक के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे एक सेशन में एक वीडियो में यहाँ पे पूरा कवर करने की समझने की कोशिश करते हैं एंड यू मस्ट बी अवेयर दैट रिसेंटली दैट the G7 meeting it took place. So Prime Minister Narendra Modi he went for the G7 meeting and वहां पे जब वो G7 मीटिंग के लिए वहां पे गए वहां पे जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसका जो पूरा अनटैप्ड मार्केट है उसको लेके काफी ज्यादा बातें हुई थी वहां पे, ठीक है। सो विल गेट इनटू दैट बट उसके पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे G7 एंड उसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज FATF, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, yeah. The name of the organization is FATF. So what we are going to do, we are going to talk about the G7 and also FATF because there has been a very significant development in FATF, the Financial Action Task Force. तो इन दोनों को हम यहाँ पे आज देखने की, समझने की, कवर करने की कोशिश करते हैं। Now, this is important for your pre-examinations. तो आपके जो हरियाणा PSC का एग्जाम होने वाला है एंड ऑल्सो विथ हरियाणा आपका जो बाकी के आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है लाइक यूपी बिहार which we are waiting from eternity, जिसका हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ इन सारे एग्जामिनेशंस में ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन, ठीक। ओके, नाउ Modi's to summit UAE trumps G7 here. Just a second. हाँ, Modi's to summit UAE trumps G7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे। हाँ, अभी उन्होंने क्या किया था, यूएई की ट्रिप भी हुई थी वहां पे। सो विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। G7 की यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे, दैट मीटिंग इट इज अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर द बिलवड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वहां पे क्या क्या बातें हुई उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं। सो दिस इज अ पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम द हिंदू से मैंने पूरी पिक्चर ली है एंड लेट्स टैप इन दी G7, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करूं, द G7, द ग्रुप ऑफ सेवन, अर्लियर इट इज कॉल्ड G8, बट एक कंट्री को यहाँ से G8 से निकाल दिया गया था। द नेम ऑफ द कंट्री इज रशिया, जो अभी वर्ल्ड में, दुनिया में काफी ज्यादा उत्पात मचा रहा है, ठीक है। अ कंट्री जिसको अभी इंडिया मानता है G8 से निकाल दिया गया था, hence it became what? It became G7. So G7 it's an intergovernmental organization, ठीक है, एक intergovernmental organization है। So what is intergovernmental organization? So it's a type of organization where the government of different countries they form an organization, वो यहाँ पे पूरा organization को form करते हैं, ठीक है। So it's an intergovernmental organization which consists of what? It consists of a total of 7 countries. The name of the countries are written here: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK and the United States of America, ठीक है। G7 यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 7 कंट्रीज हैं। दीज आर द नेम्स: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। एंड दिस G7 organization it represents around 58% of the global net wealth and more than 46% of GDP based on nominal values and 32% of GDP in PPP, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस? G7 यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल दी डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड कंट्रीज का ये पूरा ग्रुप है। एंड यहाँ पे इन कंट्रीज की जो कंबाइंड वेल्थ है, ठीक है, दुनिया में अगर 100 रुपए है, ठीक है, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड देयर इज जो कंबाइंड वेल्थ है वो कितनी है? अगर 100 रुपए की है तो उसमें से 58%, 58 रुपीज जो है वो अकेले इन 7 कंट्रीज के पास है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड काफी इस ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा भी है, ठीक है। नाउ 58% of the global net wealth and more than 46% of the GDP based on nominal values. Now, अगर पूरी दुनिया की जो GDP है, it is 100 rupees. यहाँ पे एक मीटिंग होती है। Just a second, guys. Just a second. हर साल यहाँ पे G7 कंट्रीज की एक एनुअल समिट होती है, जिसको प्रिसाइड कौन करता है? रोटेशनल बेसिस पे ये पूरी प्रिसाइड की जाती है, ठीक है। Just a second, guys. I think there is some issue.
ओके ओके, आई थिंक अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक। ओके सो हर साल ये लोग एनुअल सबमिट करते हैं अपनी, एंड जो इसकी प्रेसिडेंटशिप होती है वो क्या होती है, वो रोटेशनल बेसिस पे, मतलब इन 7 कंट्रीज में एक एक कंट्री का एक बार नंबर लग जाता है एंड वो क्या बन जाते हैं, प्रेसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो द G7 इट वाज स्टैब्लिश्ड कब, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975, ठीक है। 1975 में इसको G7 को स्टैब्लिश किया गया था, and a summit which was hosted by France and attended by all these member countries। तो सबसे पहली जो समिट थी उसको होस्ट किसने किया था, सो द फर्स्ट समिट इट वाज होस्टेड बाय फ्रांस, फ्रांस ने उसको होस्ट किया था, एंड इट वाज अटेंडेड बाय ऑल दीज कंट्रीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज ने सबसे पहले क्या किया था, G7 की जो मीटिंग हुई थी उसको यहाँ पे G7 की जो मीटिंग हुई थी उसको यहाँ पे अटेंड किया था, ठीक है। लेटर ऑन कनाडा ज्वाइंड द G7 इन द ईयर 1976। तो ग्रुप ऑफ 7 को यहाँ, ग्रुप ऑफ 8 था पहले, उसको यहाँ पे ज्वाइन किया था कब, 1976 में, अगले ही साल, ठीक है। मतलब इसके इंसेप्शन के अगले ही साल यहाँ पे कनाडा ने इसको 1976 में ज्वाइन कर लिया, एंड यूरोपियन यूनियन EU जो है इट स्टार्टेड अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ G7 फ्रॉम 1977, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो EU को, यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द एनुअल मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। रशिया ज्वाइन द ग्रुप लेटली, काफी लेट ज्वाइन किया था रशिया ने, एंड 1998 में रशिया व्हेन इट ज्वाइंड ग्रुप ऑफ 7, तो ये 7 से कितनी कंट्रीज का ग्रुप बन गया, सो 7 से ये 8 कंट्रीज का ग्रुप बन गया था। तो लेटर ऑन 1998 में इसको G8 बोला जाने लगा था, ठीक है। बट लेटर ऑन रशिया को थ्रो बैक कर दिया, हटा दिया गया था, वो स्टोरी आगे। ओके आगे चलते हैं। ओके सो G7 it's an informal group, ठीक है। Now what is the meaning of an informal group? So it's an intergovernmental organization but it's an informal group। मतलब इसका क्या है, informal group का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, यहाँ पे जो भी चीज डिसाइड हो रही है in the annual meeting of the G7 they are not binding in nature, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी बातें डिसाइड हो रही हैं, they are not binding in nature, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि if there is some certain target given to any country कि भाई आपको इतना कार्बन एमिशन को कम करना है, या फिर आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को यहाँ पे इतना % तक डिक्रीज करना है, तो इट्स नॉट बाइंडिंग ऑफ दैट कंट्री विल वर्क ऑन दैट, उसके ऊपर काम करेगी, बट वो बाइंडिंग नहीं होगा उस कंट्री के ऊपर, ठीक है। इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप, इट्स डिसीजन आर नॉन बाइंडिंग ऑन अदर्स, ठीक है। G7 usually discuss global problems with a special focus on इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं उन पे यहाँ पे इनका पूरा डिस्कशन बेस्ड होता है, जैसे कि कोविड हो गया, जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया का पूरा इशू हो गया, तो इनके ऊपर यहाँ पे हर एनुअल मीटिंग पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। जैसे कि अभी एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ये अभी सबसे बड़ा फैक्टर है। ऑल्दो द कंट्रीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है, अभी भी वो एनवायरमेंट को लेके उतने ज्यादा सजग नहीं है, बट एनवायरमेंट ये काफी बड़ा इशू है। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे जो फोकस था वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर था इन द रीसेंट मीटिंग ऑफ G7, ठीक है। नाउ अच्छा, इनके साथ साथ यहाँ पे ऑल दीज कंट्रीज, दीज 7 कंट्रीज, दे आर दी डेवलप्ड नेशन, ये यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनका जो इश्यूज होते हैं यहाँ पे वो पैसे को लेकर थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इकोनॉमिक इश्यूज को भी यहाँ पे काफी मतलब प्रोमिनेंटली उठाया जाता है हर साल, ठीक है। सो सम अदर टॉपिक्स डिस्कस इन द पास्ट इंक्लूड्स एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, HIV AIDS and the global security, ठीक है। So these are some of the topics which have been discussed in the G7 meetings। ये एजेंडा रहा है यहाँ पे G7 की मीटिंग्स का, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड नाउ। करंट लीडर्स, तो यहाँ पे नॉट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इट्स द करंट लीडर। सो अभी यहाँ पे जो G7 कंट्रीज जो हैं उनके करंट लीडर्स कौन कौन है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अगर G7 पे कोई क्वेश्चन आता है या फिर G7 को डिस्क्राइब करने की बात आती है, सो इफ यू आर राइटिंग द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट लीडर्स ऑफ द G7 कंट्रीज, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है, हमें मेंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो कनाडा प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी चेंज हो गए हैं, ओलाफ शोल्स अभी बन गए हैं, इनके पहले कौन थी, आप सब उनका नाम जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है।
इटली प्राइम मिनिस्टर इज मारियो ड्रागी, जापान ये भी चेंज हो गए, फ्यूमियो किशिदा, ठीक है, इनके पहले कौन थे नाम बताइएगा। यूके प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन, जिनकी गवर्नमेंट पे अभी थोड़े बहुत वो चल रहे, क्राइसिस चल रहा है इनकी गवर्नमेंट में। एंड यूएस हम सब जानते हैं कौन, द प्रेसिडेंट इज जो बाइडेन, ठीक। तो अगर आप इन सारे फैक्ट्स के साथ अगर आप अपने आंसर्स लिखोगे तो थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि यस दिस पर्सन ही नोज समथिंग बेटर, समथिंग मोर फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, ठीक है, तो मेंशन करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। सो दी रीसेंट G7 समिट, तो लास्ट दिस वाज, मतलब अभी जो जून में समिट कंक्लूड हुई है, दिस वाज दी 48th G7 समिट व्हिच टुक प्लेस इन जर्मनी, ठीक है, ये कहां हुई थी, जर्मनी में हुई थी। इसके पहले द प्रीवियस वन 47th G7 समिट, इट टुक प्लेस वेयर, इट टुक प्लेस इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। एंड बिफोर दैट द 46th G7 समिट, इट टुक प्लेस इन द ईयर 2020 एंड इट टुक प्लेस इन USA, ठीक है। So it was held with, ठीक है, it was held over a video conference because of the COVID-19 pandemic, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड लीडर्स है वो ट्रैवल नहीं कर पाए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग की गई थी, ठीक है। सो इनको भी ध्यान रखना, इनको आप मेंशन कर दोगे, अगेन मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड। सर द G7 earlier it was called G8, भाई वो G8 था, वो G7 कैसे हुआ, एक्सक्लूजन ऑफ रशिया, रशिया को कैसे एक्सक्लूड किया गया, क्या रशिया पहले भी कुछ ना कुछ खुराफात करता रहा था, यस ऑफ कोर्स रशिया यहाँ पे खुराफात करता रहा था, ठीक है। सो एक्सक्लूजन ऑफ रशिया, कैसे यहाँ पे रशिया को एक्सक्लूड किया गया, सो एज आई टोल्ड यू रशिया ज्वाइन इन द ईयर 1998, बट इन मार्च 2014, मार्च 2014 में रशिया was suspended by G7 members from the political forum G8 following the annexation of Crimea, ठीक है। तो एज अगर आपको कुछ पता हो, ठीक है, मैं कभी किसी सेशन में यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा, आपको बताऊंगा हाउ दी रशिया एनेक्स क्रीमिया, क्रीमिया वाला जो पोर्शन था उसको कैसे एनेक्स किया था इन 2014, 2014 में, कौन वहां पे प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, एंड क्या सिचुएशंस चल रही थी यूक्रेन के अंदर जिसकी वजह से रशिया व्हाट दे डिड, दे annexed द क्रीमिया वाला पोर्शन इन 2014, ठीक है, कभी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब रशिया ने जब यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया इन 2014, तब यहाँ पे क्या हुआ, द G7 मेंबर्स व्हाट दे डिड, उन्होंने रशिया को सस्पेंड कर दिया, एंड उनकी मतलब जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, जो भी बातें थी, उनको भी यहां से पूरी तरीके से हटा दिया, ठीक है। आफ्टर दैट रशिया, आफ्टर द सस्पेंशन इन जनवरी 2017 द रशियन फेडरेशन डिसाइडेड टू परमानेंटली लीव द G8, ठीक है, आपने हमें सस्पेंड किया है, ठीक है, हम खुद ही सदस्यता छोड़ रहे हैं, हम खुद ही यहाँ पे आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रशिया ने क्या बोला कि भाई तुम हमें हटा रहे हो, तुम हमें सस्पेंड कर रहे हो, अपना G8 अपने पास रखो, हम अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो इन 2017 व्हाट रशिया डिड, रशिया decided to leave permanently the G8, hence it became G7 in 2017, 2017 में वो G8 से G7 बन गया, ठीक है। It was confirmed in June 2018, ठीक है। तो जनवरी 2017 में रशिया डिसाइडेड कि भाई टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, और ये सारी चीज डिसाइड कब हो गई थी, इट वाज कंफर्म इन जून 2018, 2018 में ये कंफर्म हो गया, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। सो द रीजंस क्या थे, रीजंस यहाँ पे, तो यू कैन सी टू पोर्शंस हियर, ठीक है। सो दिस इज द ब्लैक सी, ये पूरा ब्लैक सी वाला पोर्शन है हमारा, एंड ये आपको क्या दिख रहा है, ये सेवास्टोपोल है, दिस इज क्रीमिया, ये पूरा क्रीमिया है, एंड यहाँ पे दो रीजन है जिनको लेके लड़ाई चलती रहती है, किसके बीच में, सो देयर आर टू रीजन्स जिनको लेके लड़ाई चलती रहती है, तो यूक्रेन की दो जगह, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ठीक है। तो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ये दोनों ही जगह जो है ये 2014 से यहाँ पे जो रशियन रेबल्स हैं उन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। सो ऑल दी रशियन रेबल्स उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क जो कि यूक्रेन के पोर्शन थे, ठीक है, जो कि यूक्रेन के थे, उनको उस पे उन्होंने अटैक किया एंड उसको अपने अंडर में ले लिया था। सो फ्रॉम 2014 बोथ दिस पोर्शन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क वी कलेक्टिवली कॉल्ड देम व्हाट, सो वी कलेक्टिवली कॉल्ड दिस डॉनबास, ठीक है, हम इसको कलेक्टिवली यहाँ पे क्या बोलते हैं, दी डॉनबास रीजन। सो दिस डॉनबास रीजन इट इज कंट्रोल्ड बाय दी रशियन बैक सेपरेटिस्ट, ठीक है। तो रशिया जिन सेपरेटिस्ट को, जिन टेररिस्ट को यहाँ पे बैक करता है, उन्होंने यहाँ पे डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, सो देयर वर सम प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन यूक्रेन इन द ईयर 2014, कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे यहाँ पे यूक्रेन के अंदर 2014 में, एंड द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वो उन प्रोटेस्ट को कर्ब करने में, दबाने में व्यस्त थे।
व्हाट रशिया डिड, रशिया ने यहाँ पे क्या किया, उसने इस क्रीमिया वाले पोर्शन के ऊपर अटैक कर दिया, इस क्रीमिया वाले पोर्शन को पूरा एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। तब से द इंटायर क्रीमिया वाला पोर्शन इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया, तब से वो रशिया के अंडर में ही चल रहा है। एंड बाय सीइंग दिस, बाय सीइंग अ डेवलप्ड नेशन, कोई अगर डेवलप्ड नेशन ऐसी हरकत कर रहा है तो इसके चलते यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रशिया को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। रशिया ने बाद में खुद ही टाटा बाय बाय कर दिया, बोला हम चले अपनी राह, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई रशिया वाज सस्पेंडेड फ्रॉम G8 एंड लेटर ऑन इट बिकेम G7, ठीक है। Okay, recent developments. So in May 2020, Trump called G7 a very outdated group of countries. ठीक है, तो ट्रम्प भाई साहब, who was the earlier president of USA, United States of America, उन्होंने 2020 में क्या बोला, बोले कि यार ये जो G7 है ना, अब यहाँ पे मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा है यार, यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, अब वो उतनी पावरफुल नहीं रह गई हैं। सो G7 मतलब इट इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ the world, the entire world. And यहाँ पे जो अब कंट्रीज है ना, ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अगर आपको G7 को आपको इंप्रूव करना है और पावरफुल बनाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको G7 को G11 करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ऐड दीज कंट्रीज फर्दर, ठीक है। सो इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज, अच्छा चाइना का नाम उन्होंने यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, चाइना से का नाम ना लेते हुए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बोला कि भाई साहब इन कंट्रीज को आपको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, तो इन कंट्रीज को यहाँ पे आपको फर्दर ऐड करना पड़ेगा, तब ही ये जो ग्रुप है ये फर्दर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट से रिगार्डिंग द G7, ठीक, ओके, आगे चलते हैं। सो द जर्मनी प्रेसिडेंट, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अभी जो बैठक हुई है जून में, जो मीटिंग हुई है, उसके लिए उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। तो यू मस्ट बी सीइंग बहुत सारे मतलब कुछ मीम्स वगैरह भी चले थे कि नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी के लीडर्स खड़े हुए हैं। तो वो पूरी जो मीटिंग थी, इट वाज द मीटिंग ऑफ G7 ओनली, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, Senegal, Ukraine and South Africa were also invited to participate in the proceedings of the summit as guest countries, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज को गेस्ट कंट्रीज के रूप में बुलाया गया था कि भाई आप भी आइए एंड पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए कैसे चीजें फंक्शन करती हैं, कैसे चीजें चलती हैं इन आवर G7 summit, ठीक है। द समिट वाज हेल्ड इन ऑल दीज प्लेसेस, ठीक है। तो शोल्स, माउ, क्रोन एंड बेवरियन एल्प्स, व्हिच इज these places are in Germany. तो जर्मनी में इन जगहों पे ये समिट हुई थी, ठीक है। आई होप क्लियर चल रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now we have to talk about one more important organization, and what is the name? The name of the organization is FATF, the Financial Action Task Force, ठीक है। So it's an organization, FATF, it came into existence by G7 only, ठीक है। तो थ्रू G7 के थ्रू ही ये जो FATF है ये एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। So what are the points related to FATF? So FATF, it was founded when? It was founded in the year 1989, ठीक है। 1989 में इसे फाउंड किया गया था। एंड why it was founded? So it was founded to combat, to curb two type of things, दो तरह की चीजों को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। What is the first one? The first one is to combat money laundering, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए इसे बनाया गया था। एंड अलोंग विद दिस इट इज बिल्ट टू कॉम्बैट व्हाट? टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं जो टेरर फाइनेंसिंग करती हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग में हेल्प करती हैं, उनको रोकने के लिए, उनको कर्व करने के लिए यहाँ पे FATF को बनाया गया था। इट वाज फाउंडेड व्हेन? इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1989। जो 1989 में जो G7 मीटिंग हुई थी, वहीं पे इसे सबसे पहली बार बनाया गया था। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऑल्सो नोन बाय इट्स फ्रेंच नेम ग्रुप ए एक्शन फाइनेंशियली, ठीक है, काफी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको सब ये याद रखना है। FATF, it was established in 1989. It is again an intergovernmental organization, ठीक है। ये क्या है? ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट का ये पूरा एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। Okay, let's proceed about FATF. So its headquarter, it's in Paris. Paris में इसका हेडक्वार्टर है।
The official languages are two, French and English, and there are a total of 39 members of FATF, जिसमें total 37 countries हैं and two regional organizations हैं. So what are the regional organizations? The first one is European Commission and the second one is Gulf Cooperation Council. ठीक है? Trick question, अगर कभी क्वेश्चन आए कि there are how many countries in FATF, how many countries are member of FATF, what you have to mark? You have to mark 37. अगर member countries के बारे में पूछा, you have to mark 37. But if the question come, how many members are there in FATF? What you have to mark? You have to mark 39. ठीक है? Because member कितने 39 हैं, 37 countries and उनके साथ साथ दो regional organizations हैं. ये organizations के नाम है यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. ठीक है? ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे किसे मिला हुआ है? सो इंडोनेशिया इट हैज दी ऑब्जर्वर स्टेटस. ठीक है? एंड सम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑब्जर्वर स्टेटस, ये कौन कौन सी हैं? सो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरपोल एंड उसके साथ साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ पे क्या मिला हुआ है? इनको भी यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? Okay, let's proceed. आगे चलते हैं. FATF presidency. So as I've already told you, the FATF president is a senior official appointed by FATF from among its members. ठीक है? Term of presidency is for 2 years. 2 साल का term होता है. The term of the president begins on 1st of July. तो recently अभी 5-6 दिन पहले ही यहाँ पे एक नए FATF के प्रेसिडेंट बने, अभी नाम बताऊंगा उनका थोड़ी देर में, and ends on 30th June, 2 years after assuming office. ठीक है? So Dr. Marcus Kleer of Germany is the current president appointed on 1st July 2020. ठीक है? So Dr. Marcus Kleer जो थे, उन्हें कब अपॉइंट किया गया था? He was appointed on 1st of July 2020, but on 30th June 2022, on 30th June 2022, his term got ended. इनका टर्म जो था वो खत्म हो गया. And who has become the next president of FATF? So good news for India. Indian origin, ठीक है? Indian origin person, an Indian origin person. What's his name? So his name is T. Raja Kumar. Important है, please याद रखिएगा. So an Indian origin person, T. Raja Kumar. So who belongs to which country? He belongs to Singapore. ठीक है? ये सिंगापुर से belong करते हैं. He's an Indian origin Singapore who's living in Singapore. ये अभी on 1st of July 2022 he became the new president of FATF. ठीक है? So Marcus Kleer जो थे, इनका टर्म हो गया है खत्म. 30th June 2022 को इनका टर्म खत्म हो गया. And T. Raja Kumar of Singapore, he of course he's an Indian origin person. He became the new president of FATF Financial Action Task Force. I hope यहाँ तक सबको क्लियर चल रहा हो. ठीक है? आगे चलते हैं. FATF Secretariat. So its secretariat, it is located in its headquarter is in Paris. यहाँ पे इसका headquarter है. Since November 2015, the FATF Secretariat has been led by the Executive Secretary David Lewis. ठीक है? ये उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, ना भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा. ठीक? Okay, आगे चलते हैं. FATF objectives. So what are the objectives of FATF? Already I have told you, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करना, उसके साथ साथ जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इनको यहाँ पे रोकना, इनको कर्व करने का काम करता है FATF. Monitor countries' progress in implementing the FATF recommendations, review money laundering and terrorist financing techniques, promotes the adoption and implementation of the FATF recommendation ग्लोबली. ठीक है? तो FATF जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है उसको ग्लोबली इंप्लीमेंट करना, लागू करना, ये काम है किसका? इट इज द वर्क ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है? लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. इफेक्ट्स ऑफ FATF. सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स. ठीक है? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग देम आउट. FATF gained importance shortly after the 9/11 attacks to help combat financing and terrorist organization. ठीक है? So the biggest terrorist attack in the world which happens in USA, ठीक है? जो 9/11 अटैक हुए थे in 2001, उसके बाद यहाँ पे FATF ने यहाँ पे जो अच्छा काम किया है टू कॉम्बैट द टेरर फाइनेंसिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग, ये काफी अच्छा काम है इसका. ठीक है? द FATF मेक श्योर फंड्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल बाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है? तो जो भी फंड है, जो हवाला के जरिए पैसा इधर से उधर होता है, FATF मेक श्योर करता है कि वो
जो भी यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें वो एक्सेस ना मिल पाए उनका आसानी से, ठीक है। FATF help to fight against corruption by grey listing countries that do not meet recommendation criteria, ठीक है। This helps to cripple economies and states that are aiding terrorist and corrupted organizations. Now, FATF it maintains two type of lists. दो तरह की लिस्ट मेंटेन करता है FATF. So इसकी दो तरह की लिस्ट कौन कौन सी है? The first list is the grey list of FATF and the second one is the FATF blacklist, the blacklist of FATF, ठीक है। So there are two type of list, the grey list and the blacklist. What is the grey list of FATF? भाई जो भी कंट्री है जो रिकमेंडेड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है या फिर वो प्रॉपर यहाँ पे जो भी FATF जो भी डायरेक्शंस दे रहा है उन डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, FATF क्या करता है उस कंट्री का नाम उठा के ग्रे लिस्ट में डाल देता है, ठीक है। द सेकंड लिस्ट इज द ब्लैक लिस्ट। अगर किसी कंट्री को ऊपर FATF को प्रॉपर यहाँ पे सबूत मिल गए कि भाई दिस कंट्री इट इज इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, इट इज इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, FATF का नाम उठा FATF क्या करती है उन कंट्रीज का नाम उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। Presently, there are two countries whose name are there in the blacklist of FATF. These two countries are Iran and North Korea. ठीक है, अभी currently दो ही countries का नाम FATF की blacklist में है, ईरान and North Korea. ठीक है, and there are so many countries जिनके नाम grey list में है, but the important one is Pakistan. The important one is Pakistan, जिसका नाम FATF की ग्रे लिस्ट में काफी टाइम से डला हुआ है, काफी टाइम से, ठीक है। एंड इट्स बिन अराउंड 4 years, 2018 से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में है, बिकॉज FATF जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा है, FATF यहाँ पे जो भी डायरेक्शन दे रहा है वो उनको नहीं फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो as of March 2022, there are 23 countries on the FATF's increased monitoring list, officially referred to as jurisdiction with strategic deficiencies. That includes Pakistan, Syria, Turkey, Myanmar, Philippines, South Sudan, युगांडा एंड यमन, ठीक है। कुछ कंट्रीज के नाम हटाए भी गए हैं FATF की ग्रे लिस्ट से। व्हाट आर दीज कंट्रीज? दे आर मॉरिशस एंड बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो इन कंट्रीज के नाम को हटाया भी गया है FATF की ग्रे लिस्ट से, ठीक है। पाकिस्तान का नाम इट्स बिन कंटिन्यूसली ऑन द लिस्ट ऑफ FATF सिंस जून 2018, जून 2018 से इनका नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। FATF is expected to decide whether to take Pakistan on the off grey list or ठीक है, Pakistan off the grey list at the end of its plenary session in Berlin in October, ठीक है। So जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो बर्लिन में होगा अक्टूबर में, वहां पे पता चलेगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हटता है या फिर नहीं हटता है, ठीक है। ऑल्दो एक इंडियन आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग कि पाकिस्तान का नाम उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, बिकॉज पाकिस्तान में काफी ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग होती है एंड यहाँ पे पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के भी काफी सारे केसेस होते हैं। तो इंडिया यहाँ पे बहुत टाइम से लगा हुआ है कि कैसे भी करके पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए। सो पाकिस्तान को फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रॉम IMF, फ्रॉम अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, किसी भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर मदद ना मिल पाए, ठीक है। लेट्स सी, वो तो अक्टूबर में पता चल ही जाएगा, ठीक। ओके, सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी मोर टॉपिक्स, डू रिकमेंड योर टॉपिक्स, प्लीज आप टॉपिक्स का नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगा एंड उन पे वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको टॉपिक्स जो है वो प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द अदर साइड। फिर किसी वीडियोस में मिलते हैं एंड कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। बाय बाय।